सर कल क्लास नहीं है देखिए। कल क्लास नहीं है, ठीक है। आज जो भी डाउट है इसको आज क्लियर करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। एक बार क्लास टेन में बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि एग्जाम आपका काफी नजदीक है, परसों ही आपका पेपर है एग्जाम का। तो आज एग्जाम के पहले आपकी ये लास्ट क्लास है, एग्जाम के बाद फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास। तो आज हम लोग करेंगे क्या, सैंपल पेपर। जितने भी टॉपिक थे ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर चुका है, तो आज सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं। सैंपल पेपर मतलब पिछले साल का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके ग्रुप में भी मैंने सेंड किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको पूरा देखो लास्ट ईयर का क्वेश्चन दिख रहा है। आप यहाँ पर क्या दिख रहा है, पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज रखा है, ठीक है। यहाँ पर अपना पूरा पैटर्न आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर। रोल नंबर अपना लिख देना। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया सितंबर 2022 का पेपर है, पिछले साल का मैथ्स का 10th क्लास का 40 नंबर का पेपर है आप सभी का। 90 मिनट मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटा का टाइम मिलने वाला है पेपर। निर्देश निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा ध्यान से। क्या बोला गया है यहाँ पर, लिखा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको करना है। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक के जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। 15 क्वेश्चन है जो 1 नंबर का है, टोटल 15 नंबर का हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद बोल रहा है प्रश्न संख्या 16 से 18, मतलब 16, 17, 18 तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, मतलब 3 दूनी 6, 6 नंबर का यहाँ से हो गया आपका। उसके बाद 19 से 21, मतलब 19, 20 और 21 तीन क्वेश्चन हो गया जो 3 नंबर वाला है, प्रश्न 3 अंक का है। तो 3 क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 9 नंबर का हो गया ये। उसके बाद बोल रहा है प्रश्न संख्या 22 और 23, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 नंबर के हैं, ठीक है। तो मतलब 5, 5, 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन गए। इन सभी को ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 40 नंबर, ठीक है। सभी को जोड़ने पर 40 नंबर के पेपर बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपका डिवीजन किया गया नंबर का। आते हैं पेपर पर। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर अपरिमेय पहचाना नहीं बोला गया है, बोला गया है कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जो परिमेय होगा वही अपरिमेय नहीं होगा। तो आप पहचानिए इसमें से परिमेय कौन सा है, बताइए क्या होगा आपका आंसर। डी। बी होगा। देखिए यहाँ पर आप सिंपली समझिएगा, वर्गमूल के अंदर, चलो देखते हैं क्या होगा। एक सेकंड, और ये चैट में लिख दो, ठीक है। वर्गमूल के अंदर आपके पास अगर कुछ नंबर लिख रखा है तो 2 तरीके का हो सकता है, या तो ये सर पूर्ण वर्ग होगा या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अगर ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है, अगर ये पूर्ण वर्ग है तो ये संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और परिमेय होगा तो अपरिमेय नहीं होगा। और अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मान लो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऐसा संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यही आपने देखा है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ठीक है। तो बी में मुझे क्या दिख रहा है, 2 + 2√4, ठीक है। अब यहाँ वर्गमूल के अंदर क्या दिख रहा है, 4। 4 आपको पता है ना कि 2 का वर्ग होता है, 2 का 4 मिल जाएगा। तो आपको पता है सर वर्गमूल 4 कहने का मतलब क्या होता है, ये 2 आ जाएगा, 2 गुना 2 होगा, 1 2 बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया 2 प्लस, यहाँ पर 2 × √4 है, तो 2 × √4 का वैल्यू आप कहते हैं 2 है, तो 2 इंटू, तो ये आ गया 2 + 2 दूनी 4, ठीक है। यानी सॉल्व करने के बाद ये 6 आ रहा है, ठीक है। तो आप कहते हो ये तो सर 6 आ गया, और 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, तब तो ये तो परिमेय हो गया। और 6/1 परिमेय है, मतलब यह वाला भी एक परिमेय संख्या है। और यह एक अगर परिमेय संख्या है मतलब अपरिमेय नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि सर अपरिमेय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी को अगर देखें, हाँ रूट से कोई मतलब, जैसे रूट अगर मैं लिख दिया √5, तो √5 क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं √9 लिख दिया तो √9 कहने का मतलब क्या हो गया, 3 × 3, एक बार 3 बाहर आ गया, तो आपको सर ये तो परिमेय हो गया। तो रूट से मतलब नहीं है, देखना है रूट के अंदर क्या है, पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग नहीं। तो अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय हो गया, पूर्ण वर्ग नहीं है अपरिमेय हो गया, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन सी को देखें तो √2 है, तो √2 तो किसी का वर्ग नहीं होता, तो हम कहेंगे सर ये अपरिमेय संख्या है, नंबर सी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी तो नहीं होगा, बी आंसर मिल चुका है। और ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिख रखा है, देखो 2.011 001। देखो ये चीज ऐसा है, समझो कोई भी दशमलव 2 तरीके का होता है। अगर मैं कोई ऐसा दशमलव लिखता हूँ 5.232323, देखो ऐसा लिख रहा हूँ, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इसका कहते हैं सर ये कभी खत्म नहीं हो रहा, अनंत तक जा रहा है, तो अशांत है। लेकिन कुछ रिपीट हो रहा है, एक ब्लॉक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे 5.23, तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती,
ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जो रिपीट करने वाला होगा ना, कि आपको 2 3 रिपीट कर रहा है, चेन दिख रहा है, ब्लॉक रिपीट कर रहा है, तो उसको कहेंगे सब परिमेय। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 5.23, फिर डबल 23, फिर एक बार 3 बार 23, ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कुछ रिपीट नहीं हो रहा, सॉरी अनंत तक तो जा ही रहा है, अशांत तो है ही, लेकिन कुछ रिपीट, यहाँ पर 2 3 आया, यहाँ पर 2 2 3 आया, यहाँ पर 3 बार 2 आ गया, तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, एक ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा कि आपका रिपीट हो रहा है। तो आपको सर ये कैसा है, अशांत, ये खत्म तो नहीं हो रहा, अनंत तक जा रहा है, प्लस अनावर्ती है ना, रिपीट भी नहीं हो रहा, अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं होना, ठीक है। अशांत अनावर्ती जो दशमलव होता है वह अपरिमेय होता है, ठीक है। तो अपरिमेय कैसा दशमलव होता है, अशांत अनावर्ती, तो ये अशांत अनावर्ती था, तो ये वाला अपरिमेय कहलाएगा और ये परिमेय कहलाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या दिख रहा है 2.01, देखो ये लिख रखा है, जो ऑप्शन शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, यहाँ पर लिखा हुआ था 2.01011, ठीक है, उसके बाद है 001, ठीक है, इस तरीके से नहीं आ सकता है। 9th का थोड़ा बहुत कंसेप्ट ना 10th में आ जाता है, ठीक है, 9th का है सिलेबस मैं मानता हूँ, लेकिन 10th में आ जाता है, पिछले साल का पेपर है 10th का, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर 0 के बाद 2 बार 1 आया, यहाँ पर 2 बार 0 आ गया, तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, 0 की संख्या बढ़ते जा रही है, तो अशांत अनावर्ती है, ये क्या है, अपरिमेय होगा, ठीक है। तो क्लास 9th का कंसेप्ट 10th में आ सकता है, थोड़ा सा छोटा बहुत, ठीक है। तो आंसर कहेंगे सर ये भी अपरिमेय है, तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में बताओ कौन सा अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर अपरिमेय पहचानने बोला गया है, अपरिमेय कौन सा, वर्गमूल के अंदर √8 ठीक है, यहाँ पर √8 आएगा, देखो कैसे आएगा, समझो यहाँ अगर मैं देखो √1 को, तो √1 को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा सर, √1 को लिख सकते हैं ना 1 × 1 यानी 1, ठीक है, तो ये तो 1 आ गया, और 1 को 1/1 लिख देंगे, तो ये परिमेय हो गया, रेशनल नंबर हो गया, तो ये तो रेशनल है। बी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है सर 2 का वर्ग है, तो यहाँ से आ जाएगा 2। 9 किसका वर्ग है बताइए, 9 की संख्या का वर्ग है 3 3 का, तो आपको सर 3 का वर्ग करने पर 9 मिल जाता है, तो ये 3 आ गया, √9 कहने का मतलब 3 हो गया, तो ये भी परिमेय हो गया, तो ये हमारा परिमेय है, ये परिमेय है और ये परिमेय है। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो √8, तो √8 मुझे बताओ किस संख्या का वर्ग है क्या, 8 किसी का भी वर्ग नहीं होता, ठीक है, 2 का वर्ग करोगे 4 मिलेगा, 3 का करेंगे 9 मिलेगा, 8 किसी का वर्ग नहीं होता। तो आप कह सकते हो सर इसको अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 × 2 × 2 मिलेगा, 3 बार 2 को गुना करोगे 8 मिल जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2√2, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, रूट में रह गया ना, तो आ गया आपका अपरिमेय, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का वर्ग नहीं होता ना, 4 का वर्ग करेंगे 16 मिलेगा, 4 × 4, 4 × 2 थोड़ी होगा, 4 का वर्ग करोगे तो आपको 16 मिलेगा ना, ठीक है, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे आप लोग बताओ आंसर क्या होगा, सिंपल साधारण सा क्वेश्चन, बोला गया एक बहुपद देकर के इसका शून्यकों का योग बताइए, सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग। तो बहुपद क्या लिखा गया है, बहुपद लिख दिया x² माइनस का x माइनस का 5, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर करिए ax² + bx + c से, यहां से बताओ a का वैल्यू कितना है, x² का गुना 1, b का वैल्यू कितना है 1 माइनस का 1, x का गुणांक कितना है -1, ठीक है, तो b का वैल्यू -1, c का वैल्यू कितना है -5, ठीक है। तो आपसे बोला गया शून्यकों का योग बताइए, तो योग कहने का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कोई फार्मूला पढ़ाया था क्या, -b/a, इसका आप निकालने में जाइएगा शून्य, ठीक है, वो काफी टाइम ले जाएगा, तो -b/a करिए, माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, b का वैल्यू कितना है आपका, b का वैल्यू आपका -1, ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे सर -1, a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू 1 है, तो 1 से डिवाइड करिएगा, तो आपको पता है यहाँ पर 2 बार माइनस आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/1 आ गया, तो 1/1 कहने का मतलब क्या हो गया, 1 आ रहा है, ठीक है, तो आपका शून्यकों का योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखो यहाँ -1 लिख दिया है, तो -1 मत करिएगा, ठीक है, 1 आएगा आंसर, क्लियर है। चलो भले ही इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, लेकिन मान लो अगर आपसे इस साल, पिछले साल देखो योग पूछा गया, हो सकता है अगले इस बार गुणनफल पूछ ले, अगर मैं बोलता हूँ शून्यकों का गुणनफल, तो क्या आंसर करिएगा, अल्फा × बीटा c/a,
अल्फा इंटू बीटा, और ये आ जाएगा सी बटाए, और सी बटाए करिए, सी का वैल्यू -5 है तो ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आपको सर -5 आ जाएगा। अगर हमसे बोलता गुणनफल तो आंसर डी कर देते, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो कोई गलत फार्मूला लगाओगे तो आंसर डी आ जाएगा, तो गलत फार्मूला मत लगाइएगा, ठीक है। अगर गुणनफल बोलेगा तो सी बटाए, योगफल बोलेगा तो -b/a। क्लियर है? यस सर। तो शून्यकों का योग और गुणनफल हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पर बोला गया 280, एक सेकंड, 280 और 245 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF क्या होगा? रुक जाओ जी। प्रोसेस क्या होगा, इसको आप गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद जो कॉमन है उसका न्यूनतम पावर लोगे, छोटा वाला घात, ठीक है। चलो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, कंसेप्ट इससे समझिएगा, आप भी साथ के साथ करिए सारे लोग, ठीक है। 280 लिया, 280 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर समझना एक कंसेप्ट, ऐसा जरूरी नहीं कि सबसे छोटे वाले अभाज्य संख्या इसको डिवाइड करेंगे, आपको जो भी अभाज्य संख्या दिखे जिससे ये संख्या कट रहा हो उससे डिवाइड कर दो। मुझे दिख रहा है सर ये संख्या 7 से कट जाएगा, ठीक है, 35 आ रहा है, ठीक है, 35 ही आंसर होगा। तो इसको आप बढ़िया कि आपने सॉल्व कर लिया, नाइस। तो इसको आप मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर 7 एक अभाज्य संख्या है और 7 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो 7 चौके 28, 0। अब उसके बाद क्या करिएगा सर, 40 दिख रहा है, 5 से कट जाएगा, 5 एक अभाज्य संख्या है तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 अट्ठे 40। अब 8 तो दिख रहा है 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से काटोगे सर 2 दूनी 4, और फिर 2 से काटोगे 2 एक कम 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 280 का अभाज्य गुणनखंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 245 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, 245 को करिए। तो 245 आपको दिख रहा होगा कि सर ये 5 से कट जाएगा, 5 है लास्ट में, ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 5 चौके 20 और 5 फिर 7 से कटोगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 काटोगे, अच्छा माइक बंद कर लो, ठीक है, 7 से कम 7, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 7 से कम 7। अब यहाँ से क्या होगा आपका, 280 को हम क्या लिख सकते हैं, 280 को लिखा तो 2 का घात कितना है, आप देखोगे सर 2 कितने बार है, 1 2 3, 3 बार आया, तो 2 का घात 3। 5 का घात कितना है, 5 कितने बार आया सर, 1 बार आया, तो 5 का घात 1। और 7 कितने बार आया, 7 भी 1 बार ही आया, तो 7 का घात 1, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ 245 को, तो 245 क्या है आपका, 5 का घात 1, 5 एक बार ही आया, और 7 का घात कितना, 7 का घात 2, ठीक है। तो अगर आपसे बोलता है कि यहाँ पर HCF निकालिए, ठीक है, अगर आपसे बोलता है HCF निकालिए, तो HCF के लिए क्या करेंगे सर, इन दोनों में जो कॉमन है लीजिएगा, जो कॉमन है दोनों ही में जो फैक्टर उसको लीजिएगा, और उनका छोटा वाला पावर लीजिएगा। तो दो दोनों जगह है क्या, 2 देखिए 280 में तो है, लेकिन 245 में नहीं है, तो 2 को रिजेक्ट कर देंगे, 2 नहीं लेंगे। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 का छोटा घात 1 है, तो 5 का घात 1 लेंगे, 5 का घात 1। 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, तो 7 लेंगे, लेकिन 7 का छोटा घात कहाँ है, ऊपर वाले नंबर में है, तो छोटा वाला घात लेंगे। तो HCF में छोटा घात लेते हैं, LCM में बड़ा घात लेते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे सर 5 गुना 7 आ जाएगा, और 5 गुना 7 आपका 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। HCF क्या होगा, 35। चलो यहाँ पर पूछा तो नहीं गया था, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि LCM बताइए, तो LCM कितना बोलोगे, LCM कितना बोलोगे? LCM के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड तो कर लिया। देखो एग्जाम में हो सकता है कि इस बार LCM पूछ दे, पिछले साल HCF पूछा तो अब LCM आ जाएगा, ठीक है। तो LCM के लिए क्या करेंगे, देखो LCM में बताता हूँ कंसेप्ट क्या होता है। जितने भी गुणनखंड है सभी को लेंगे, इसमें कॉमन कॉमन नहीं देखेंगे, जितना गुणनखंड है प्राइम सभी को लेंगे, और सभी का बड़ा वाला घात लेंगे, ठीक है। इस बार बड़ा लेंगे, LCM में बड़ा घात। तो 2 लेंगे क्या, 2 को भी लेंगे, कॉमन रहे चाहे नहीं रहे उसको लेंगे, 2 को भी लेंगे, और 2 का सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है, तो 3 ले लीजिए। 180 क्या 180, अच्छा 180 आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है, 2 का घात 3 लिख दिया। उसके बाद 5 का घात कितना लिखेंगे, 5 का बड़ा घात कितना है, दोनों जगह एक ही है, तो 5 का घात 1 लगा दीजिए। और 7 का बड़ा घात कितना है, 2, 7 का बड़ा घात 2 है। इसको सॉल्व कर लिए, देखिए क्या आ रहा है आपका आंसर। तो 2 का घात 3 कितना होता है,
आठ। 2 का घात 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। इंटू 5 गुना 7 का घात 2, 7 7 49, 7 को 7 से गुना करेगा, 7 गुना 2 14 मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका 8 पंजे 40 गुना गुना 49, 40 को 49 से गुना करिए, 9 चौके 36 का 6 कैरी 3, 4 चौके 16 3 19, 1960 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 180 तो नहीं आ रहा, 1960 आ रहा है आंसर। तो अगर आपसे एलसीएम बोलेगा, बिना घात लगाई कर सकते हैं। आप बिना घात लगाए कैसे करोगे? देखो मेथड बहुत है, लेकिन सबसे आसान जो आपको पढ़ना है यही पढ़ना है, ठीक है। फिर एक और तरीका होता है वो आपको पढ़ना ही नहीं। क्या डाउट है बताइए? हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है? हाँ जी तेजस, कोई डाउट है? इसमें ये 2 घात के नीचे ये लाइन है 8 गुना 5 गुना 49। ये कैसे आया? चलो माइक ऑन रखो, आप मुझे बताओ 2 का घात 3 कितना होता है? 2 का घात 3, 2 को 3 बार गुना करोगे ना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 4 गुना 8। 5 का घात 1 मतलब 5 को एक बार गुना करिए, 5 एक बार गुना करेंगे 5 ही रहेगा, किसी भी नंबर का पावर 1 मतलब 5 ही रहेगा, वही नंबर। 7 का घात 2 मतलब क्या? 7 को 2 बार गुना करिए, 7 49 ठीक है। 8 पंजे कितना हो गया? 40, 40 40 को 49 से गुना करोगे 1960 आ जाएगा। आ गया। आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर इस पे ना कुछ क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, तो ऐसे कर लिया। अगर हमें इसी क्वेश्चन में आंसर मत बताइएगा, क्योंकि आपको पता ही आंसर यही आने वाला है, क्वेश्चन में सेम ही लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि आपके पास एक नंबर है 280, देखो ऐसे क्वेश्चन लिख सकता है 280 और 245, ठीक है, वही दोनों नंबर ले रहा हूँ। इनका एचसीएफ कितना दे रखा था? नहीं दिया था ना, निकाला था हमने 35 आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे दिया मानो। तो आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम बताइए 280 और 245 का। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आपको तो पता है आंसर सर 1960 आएगा, पिछले क्वेश्चन में तो निकाला इन दोनों संख्या का एलसीएम 1960 आता है, ठीक है। तो लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया तो आप क्या बोलोगे? सर एचसीएफ 280 और 245 का 35 है, एलसीएम 280 और 245 का कितना है हमसे पूछ रहा है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला किसी को याद है तो बताओ, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है? LCM into HCF is equal to first term into my second term. फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या किसको बोलोगे? सर यही वाला जो नंबर ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है, यही दोनों संख्याएं हैं, तो इसको आप ए बोल दीजिए, इसको आप बी बोल दीजिए, तो ये नंबर को आप ए और बी मान लीजिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये सीधे सीधे फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, जो आपने बोला फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो ए और बी लिख दिया गुना करके। एचसीएफ का वैल्यू कितना है? एचसीएफ क्वेश्चन में दिया गया है 35, मैंने लिख दिया 35। एलसीएम कितना है? नहीं पता सर, एलसीएम पूछा गया है, बराबर ए इंटू बी, तो पहला नंबर आपका 280 है और दूसरा वाला नंबर आपका 245 है, ठीक है। तो यहां से आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा? 280 इंटू 245, जो 35 उधर गुना में है नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो वो 35 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 35। अब इसको आप काटिएगा तो आपको 1960 आ जाएगा, इसको आप काटिए, अब 5 से काट दो, 5 संते 35, ठीक है, 5 से काटेंगे सर 5 चौके 20, 5 नवा 45, 7 से काटिए इसको, 7 चौके 28, दिख रहा है मुझे, कट गया 40 बार में, तो क्या आ रहा है? 40 इंटू 49, वही आ रहा है 1960, ठीक है। तो 40 को 49 से गुना करेंगे 1960 आ जाएगा। तो आंसर तो सेम ही आएगा, बस मैं दोनों तरीके से आपको बता दिया कि अगर एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और एक नंबर का आता है आपके एग्जाम में, कि अगर मैं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को तुलना करूं, कंपेयर करूं, ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा सही है, ठीक है। मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, मुझे बताइए कोई भी दो अलग अलग धनात्मक नंबर के लिए इन चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन लिख रहा हूं कि एचसीएफ जो होगा वो बड़ा होगा और एलसीएम छोटा होगा। दूसरा मैं लिख रहा हूँ कि एचसीएफ जो होगा वो छोटा होगा और एलसीएम आपका बड़ा होगा। तीसरा मैं लिख रहा हूँ कि एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम के बराबर होगा। और चौथा लिख रहा हूँ कि इनमें से कोई नहीं। दो संख्या ए और बी है मेरे पास, लिख देगा दो संख्याओं ए और बी अलग अलग संख्याओं के लिए कौन सा सही है। बी
तो बी। तो यहाँ पर आपको पता B। होना चाहिए एलसीएम जो होता है वो गुणज होता है, मल्टीपल होता है, और एचसीएफ जो होता है वो फैक्टर होता है, ठीक है, मतलब गुणनखंड होता है। तो गुणज जो होता है हमेशा बड़ा होता है फैक्टर से, ठीक है। तो कहेंगे सर एलसीएफ एलसीएम बड़ा होगा, तो एलसीएम की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। एचसीएफ बड़ा नहीं होता, एचसीएफ बराबर हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग नंबर बोल रहा है तो बराबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया है, इस एपी का 78वां कौन सा पर 78 होगा। याद करो, अभी मैं एपी पढ़ा रहा था आपको क्लास में। यस सर, क्वेश्चन आपके ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया था, बताइए क्या होगा। इस एपी का, एपी क्या लिख रखा है, चलो इस क्वेश्चन को मैं एक नए पेज पर लिख के लिख देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा क्लियर आपको। एपी लिखा गया 3, 8, 13, 18। इसका कौन सा पद 78 होगा। लिखिए, आंसर लिखिए। ए बी सी आर डी कोई पद होगा ना, 15वां, 12वां, 13वां, 16वां। ऑप्शन ए में लिखा गया 12th, ऑप्शन बी में लिखा गया 13th, 15th या 16th। तो मान लो ना कि nवां पद होगा, ठीक है, मान लीजिए nवां पद। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए एन का वैल्यू कितना है, nवां पद आपका 78 लिख दिया गया। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए एन का फॉर्मूला क्या होता 16 होगा जी, 16। है, 16 आएगा। ए प्लस एन माइनस वन डी यही फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, बराबर 78। अब यहाँ पर आप पुट करिए, ए का वैल्यू कितना डाल दो बताइए, ए का वैल्यू क्या डालें, 3। 3। पहला पद, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका 3 है, तो ए का वैल्यू 3 डाल दोगे, प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, एन माइनस वन लिख दिया, और डी का वैल्यू बताइए। 5। तो डी का वैल्यू 8 में से 5 घटाइएगा, डी का वैल्यू क्या होगा सर, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, दूसरा में से पहला पद को घटा देंगे, 8 माइनस 3 कर देंगे, तो यहाँ से आ गया आपका 5। तो ये आ गया डी का वैल्यू 5, यहाँ पर लिख दो 5 बराबर 78। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, ये सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्लास में करवाया था। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा जी। नहीं, पहले डिवाइड में नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए पहले 3 जो एडिशन में है ना, इसको आप उधर भेजिए, हम ठीक है, माइनस तो हो उधर ले जाकर तो माइनस हो जाएगा, तो 78 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 75, 75। तो n माइनस वन का वैल्यू कितना आ जाएगा 75/5। वो डिवीजन में है, वो गुना में है, तो ये डिवाइड हो गया, तो 15 बार में कट गया, तो ये 15 बार में आ गया, ठीक है। तो n माइनस वन का वैल्यू कितना आ गया आपका 15। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, n माइनस वन का वैल्यू 15 आया, जल्दी से आंसर ऑप्शन नंबर सी कर देते हैं, आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर n माइनस वन का वैल्यू 15 आया है, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 प्लस 1, ठीक है, तो ये आ गया 16, ठीक है, तो आंसर आ गया 16, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 18 कैसे आ रहा है, 18 तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, 16th टर्म, 16वां पद, ठीक है। डाउट है, डाउट नहीं है ना, डी आंसर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए 18 डी क्या आ रहा है, मुझे बताओगे कि डी आंसर आ रहा है कि डाउट हो रहा है। डी तो इसका आंसर ठीक है, आंसर डी है। डी मतलब डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ गया तो भाई एक बार लिख के कंफर्म करोगे, क्योंकि यहाँ डी से कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं खुद। आंसर तब ठीक है, चलो ठीक है, आंसर है तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, के किन मानों के लिए इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अब अद्वितीय, इसको क्वेश्चन को लेते हैं एक पेज पर। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक हल, ठीक है। तो अद्वितीय का मतलब समझिएगा, यहाँ पर अद्वितीय लिखा हुआ थोड़ा सा कट गया है, ठीक है। तो अद्वितीय हल कहने का मतलब एक हल होना, ठीक है। और एक हल होने के लिए कंडीशन क्या पढ़ाया था मैंने समीकरण युग्म में, क्या कंडीशन होता है, 3 कंडीशन था ना, a1/a2 b1/b2 बराबर क्या होना चाहिए, बोलिए। तो एक हल के लिए कंडीशन जो था आपका a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। याद करो कि अद्वितीय हल, एक हल, या फिर कह सकते हो प्रतिच्छेदी रेखा, संगत युग्म वाला, तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही वाला कंडीशन हमें लगाना है। तो 2 समीकरण युग्म यहाँ लिख रखा है। पहला समीकरण क्या लिख दिया, x माइनस के वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इससे आप a1 a2 b1 b2 देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिख दिया 2x माइनस
6y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए a1 का वैल्यू क्या है, इस वाले समीकरण को 1 मानो, तो यहाँ से आप a1 देखकर बताइए क्या है। a1 का वैल्यू x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 1 है, तो यहाँ बोलेंगे सर a1 का वैल्यू 1 है। b1 का वैल्यू देखिए समीकरण 1 में ही y का गुणांक क्या है बताओ, माइनस का k। ठीक है, और c1 का वैल्यू क्या है, c1 की नीड नहीं है क्योंकि c1 हमारे कंडीशन में आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं c1 का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखिए, दूसरे से a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का गुणांक 2, b2 का वैल्यू कितना है 6 या माइनस का 6, ये छोटा मोटा गलती मत करो, माइनस का 6, देखो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का 6 लेंगे, और c2 का वैल्यू क्या लेंगे, c2 का वैल्यू माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे, अच्छा ये माइक बंद कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है पहले समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर a1/a2 कंडीशन क्या है हमारा आदित्य हल के लिए, a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा, a1/a2 यानी 1/2 ये बराबर किसका नहीं होना चाहिए, b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू माइनस के और b2 का वैल्यू माइनस का 6, तो माइनस के डिवाइडेड बाई माइनस का 6। तो सबसे पहले तो मैं माइनस से माइनस काट दे रहा हूँ, माइनस से माइनस कट रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 6 को मैं इधर भेज रहा हूँ। ठीक है, 6 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा 6/2 बराबर के। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, बराबर नहीं, यहाँ पर देखो मैं बराबर नहीं का साइन दे रहा हूँ। ठीक है, ये साइन का मतलब क्या हुआ, बराबर नहीं होना, तो 2 3 6। ठीक है, तो आपका क्या मिल रहा है, के का वैल्यू जो है सर 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है, तो के का वैल्यू 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए कहाँ पर लिख रखा है, बी में जी, बी में लिखा गया है ना, ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है के 3 के बराबर, तो गलत हो गया। यहाँ पर लिख रहा है के -3 के बराबर, गलत हो गया। के 3 के बराबर नहीं है, देखो यहाँ पर सिंबल ऐसे लिखकर काटा हुआ है। ठीक है, मतलब के 3 के बराबर नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास कि आपको बोला गया है कि कंडीशन देकर के कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो मैं डायरेक्टली आप आंसर कर दोगे 2 सेकंड में। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिकतम कितने शून्यक होंगे, अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2 तो ये आपको दिख रहा है सर, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर, इसका आधा है जी, हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो बहुपद है यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद है, द्विघात क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चर का अधिकतम घात आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, द्विघात है, घात हमारा 2 दिख रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर है चर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर वो 2 दिख रहा है, सबसे बड़ा घात। तो जितना सबसे बड़ा घात होता है उतना ही मैक्सिमम शून्य होते हैं, अधिकतम शून्य, तो अधिकतम शून्य कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, अधिकतम 2 शून्य होंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि बहुपद एक्स स्क्वायर, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा अगली साल हो सकता है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बार प्रतिच्छेद करेगा, बोलिए अधिकतम कितने बार प्रतिच्छेद करेगा, तो अधिकतम 2 बार प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, क्योंकि जितना उसका घात है, जितने शून्यक होंगे उतने ही बार काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम 2 शून्यक है तो अधिकतम 2 बार काटेगा। ठीक है, अधिकतम 3 शून्यक होगा 3 बार काटेगा, अधिकतम 4 होगा 4 बार काटेगा। ठीक है, तो जितना घात होता है, समझिएगा, जितना घात होता है मैक्सिमम उतना ही मैक्सिमम शून्यक होता है और उतने ही बार मैक्सिमम वो एक्स एक्सिस को काटता है। ठीक है, एक्स अक्ष को काटता है, वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्स एक्सिस को देखना है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन तो आसान है। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 भी सिंपल, इस बार सोने को गुणनफल पूछ लिया, एक क्वेश्चन योगफल का आया था, ये गुणनफल का आ गया। बताइए, बोला गया 6x स्क्वायर प्लस एक्स -2, इसमें सोनेको का गुणनफल कितना है, -1/3, -1/3 यानी ऑप्शन नंबर सी कह रहे हो आप। तो आप फिर से यहाँ पर बताइए, अगर आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो बताइए ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का वैल्यू क्या है एक्स का गुणांक 1, एक्स क्या है कुछ नहीं तो 1 है ना, और सी का वैल्यू कितना है -2। अब बोल रहा है आपको कि गुणनफल बताइए, तो गुणनफल कहने का मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, तो c का वैल्यू है आपका -2 और a का वैल्यू है 6, तो -2/6 कहने का मतलब क्या हो गया आपका सर, 2 एकम 2, 2 3 6 यानी -1/3, ये आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में।
ठीक है, तो गुणनफल पूछ रहा है तो -1/3 आएगा। अगर मैं इसे क्वेश्चन में बोलता कि नहीं मुझे योगफल बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -b/a। तो -b/a करने पर क्या आएगा, माइनस वो बी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 6, तो -1/6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आपसे बोलता है कि शून्यकों का योग बताइए तो -1/6 होता। अगर योग गुणनफल पूछा तो अभी के लिए हमारा आंसर तो ये होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये मैं मिटा ही देता हूँ अदरवाइज कंफ्यूज करोगे बाद में। ठीक है, तो गुणनफल क्या होगा, -1/3, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बोला गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 1 है। ठीक है, चलो अभी दिख रहा है क्या इसमें साइज पर आपको, यस सर। ठीक है, तो इसको मैं एक पेज पर ले रहा हूँ। देखो द्विघात बहुपद क्या, देखो अगर शून्यक पता है, बहुपद पता है, शून्यक बता सकते हैं, शून्यकों का योगफल गुणनफल बता सकते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला कि शून्यकों का योगफल गुणनफल देकर आपसे बोलेगा कि शून्यक बहुपद बताइए। ठीक है, तो क्या बोलोगे, शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, सर योगफल दिया गया है 3, क्रमशः लिखा गया ना, क्रमशः का मतलब क्रम के अकॉर्डिंग, पहले योगफल है तो पहले 3 लिखा गया। अल्फा प्लस गुणनफल बीटा कितना है, गुणनफल कितना है, 1 है। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर आ रहा है, ए बी सी या डी। ऑप्शन ए लिखा गया x² + 4x + 1, ऑप्शन बी लिखा गया x² - 4x + 1, ऑप्शन सी लिखा गया x² - 3x - 1, और ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। डी, चलो तो यहां पर आता हूं, बोल रहा है आपका योगफल कितना दे रखा है, योगफल योग ही लिख रहा हूँ, योगफल कितना रखा है, शून्यकों का 3। अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, गुणनफल कितना दे रखा है, गुणन का वैल्यू दे रखा है आपका 1। ठीक है, मतलब योगफल कहने का मतलब क्या हुआ, आपको उसे शून्य का अगर अल्फा बीटा है तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है, और गुणन कहने का मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू दे दिया गया, गुना कर देंगे तो अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है। तो आपको सर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, बहुपद क्या लिखते हैं हम लोग, याद है फॉर्मूला, x² माइनस यहाँ पर योगफल, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, योगफल का वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, योगफल इंटू एक्स प्लस गुणनफल। ठीक है, यही फॉर्मूला है हमारे पास, प्लस माइनस का कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस कोई गलती का स्कोप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोलोगे, x² डायरेक्ट ही डाल दो, माइनस योगफल का वैल्यू कितना है बताइए, शून्यकों का योगफल, तो योग दे रखा है ना 3, तो यहाँ डाल दीजिए माइनस का 3x। ठीक है, x के ऊपर 3 रख दिया, प्लस यहाँ पर गुणनफल कितना है, गुणनफल का वैल्यू बताओ, गुणन 1 है ना, तो यहाँ पर 1 आया, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, x² - 3x + 1। कहीं पर भी ऑप्शन में है क्या x² - 3x + 1। अच्छा, जितने बच्चे सी लिख रहे हो ना ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी में ऐसा लिखा हुआ है x² - 3x - 1। आपका -1 कहाँ आया है, आपका तो +1 आया ना। ठीक है, ये छोटा छोटा, हाँ तो आप क्या बोलोगे, सर ये भी आंसर गलत है, यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन नंबर ए और बी तो रिजेक्ट हो ही गया है। ठीक है, -4x और प्लस का 4x लिख दिया, यहाँ पर लिखा गया x² - 3x - 1, अभी भी सी लिख रहे हो। यहाँ पर देखिए माइनस का 1 है, आपका प्लस का 1 आया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपको होगा सर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, डी होगा यहाँ पर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, जल्दबाजी में आंसर बी मत सी मत कर देना, ए और बी तो रिजेक्ट कर ही लिए थे, लेकिन सी भी मत कर देना। ठीक है, डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, एक तो ऐसा याद किया था, सेकंड ऐसे भी याद किया था, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दोनों सेम चीज, यहाँ पर योगफल लिख दिया, यहाँ पर गुणनफल लिख दिया, सेम ही चीज है। ठीक है, अब देखो इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आएगा, एक तो ठीक है योगफल और गुणनफल दे दिया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास किसी द्विघात बहुपद के शून्यक आपको दे दिए गए, क्वेश्चन में पूरा लैंग्वेज लिखा रहेगा, द्विघात बहुपद के शून्यक जो है वो बोल रहा है 2 शून्यक, मान लो बोल रहा हूँ अल्फा का, चलो ऐसे लिखता हूँ 5 और 3। ठीक है, और बोल रहा हूँ अगर शून्यक 5 और 3 है तो बहुपद बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, चलो 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, x² माइनस का 5x प्लस का 3, ऑप्शन बी दे रहा हूँ x² माइनस का 8x प्लस का 15, बताइए कौन सा सही। ए। ए है जी।
ए है। Yes, जी sir. देखो यहाँ पर योगफल और गुणनफल नहीं दिया गया, आपको शून्यक ही दे दिया डायरेक्ट। तो आपको सर ये क्या है, आपका पहला शून्यक अल्फा, ये क्या है आपका दूसरा शून्यक बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा योगफल कितना आ रहा है आपका, जोड़ने पर आपका 8 आ जाएगा, और गुणनफल कितना आएगा, अल्फा बीटा करने पर क्या आएगा सर, 5 को 3 से गुना करेंगे, चलो इसको लिख ही देता हूँ। 5 और 3 को आप जोड़ोगे ना अल्फा प्लस बीटा को, तो 5 और 3 को जोड़ोगे 8 आ जाएगा। अल्फा बीटा B 5 और इंटू 3 बी आएगा ना, तो आप समझ में आ गया। तो ये क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देख लेना कौन सा क्वेश्चन आया है। अगर डायरेक्ट योगफल गुणनफल देगा तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन करवाया था, लेकिन हो सकता है कि आपको योगफल गुणनफल ना दे करके, सम प्रोडक्ट ना दे करके आपको शून्यक दे दे, तो शून्यक दिया रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, अल्फा बीटा निकालिएगा, ठीक है। तो 8 15 आया। अब यहाँ से क्या बोलोगे आप, अब हमारे पास ये योगफल आ गया, आप बोलोगे फॉर्मूला लगाइए सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका 8 आया, तो यहाँ पर लिख दोगे सर 8 प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया 15 आया, ठीक है, आंसर ये आया। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू, क्लियर है ये। Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पर Yes, 2 sir. टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्या दिया गया है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। तो दोनों टाइप के मैंने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 14 और एक्स माइनस वाई का वैल्यू 4, तो एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। ऑप्शन काफी मिलते जुलते से लिख रखे हैं। देखो तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टफ नहीं आ रहा, ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 14 है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 14 है, और एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है आपका 4 है। तो आप सॉल्व करके बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा। देखो करने के लिए आप 2 मेथड आपके पास, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, लेकिन आप बताओ यहाँ पर क्या आप यूज करोगे। करने के लिए तो दोनों कर सकते हैं सर, दोनों से आंसर आ जाएगा, लेकिन आसान कौन सा होगा, आसान होगा विलोपन, ठीक है। विलोपन से कैसे आसान हो जाएगा, देखिए आप सीधे अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, सीधे जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा है सर यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ कट प्लस गई। का वाई है और यहाँ माइनस का वाई है, सीधे जोड़ने पर वाई से वाई आपका कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, और एक्स और एक्स को जोड़ने पर क्या मिलेगा सर, एक्स प्लस एक्स लिख दिया, और यहाँ 14 और 4 को जोड़ेंगे X तो ये वैल्यू 14 5 प्लस आ 4 आ गई। गया, ठीक है। X तो वैल्यू 2x 5। बराबर कितना आ गया 14 4, एक्स का वैल्यू 5 कैसे आ रहा है, 2x बराबर 18 आ रहा है ना, तो एक्स का वैल्यू 5 कैसे आ जाएगा, 9 9 आएगा ना, 18 बटा 2 करने पर 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 से काटिएगा तो आपका आंसर आ गया 9। तो आपको सर एक्स का वैल्यू तो 9 है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 9। अब x इक्वल टू 9 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, x बराबर 9 5। किसी भी समीकरण में पुट कर दो, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, x प्लस वाई कितना है आपका 14 है, x का वैल्यू 9 डाल दीजिए, 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, तो y का वैल्यू कितना हो गया 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 लिख दो, ठीक है, 14 माइनस 9, 14 में से 9 घटाओगे 5 मिल जाएगा। तो आपको पता है सर x का वैल्यू 9 आया और y का वैल्यू 5 आया, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में देखें 9 तो ठीक है, लेकिन बी का y का वैल्यू -5 लिख दिया, गलत हो गया। x का वैल्यू 5 तो नहीं आया है, y का वैल्यू उल्टा लिख दिया, गलत हो गया, यहाँ पर सही था हमारा माइनस माइनस लिख दिया, ये गलत है, ठीक है। ध्यान से देखना, ऑप्शन बहुत मिलते जुलते से लिख देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, सॉल्व करके आंसर करोगे सही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। देखो इसका एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ, इसका एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ जिससे बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा गया था, अगर आपका, लेकिन कोई भी शॉर्टकट या कोई भी ट्रिक जब पढ़ते हो ना उसका एक लिमिटेशन होता है, ठीक है, तो लिमिटेशन भी ध्यान रखिएगा। क्या होता है अगर आपको ऐसा लिखा रहे क्वेश्चन, सीधे लिख दिया एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे दिया आपको, ठीक है, और एक्स माइनस वाई का वैल्यू दे दिया, तभी ये वाला ट्रिक लगेगा। अगर मैं कभी लिख देता हूँ 2x प्लस वाई एक्स माइनस 3y, अब ये ट्रिक नहीं लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपको अगर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया रहे डायरेक्ट, तब एक ट्रिक लगाइएगा। मान लो यहाँ पर लिख दिया था आपका 14 और यहाँ लिख दिया था 4, जब आपको x निकालना है तो x निकालने के लिए क्या करिए, 14 और 4 को जोड़िए, जोड़ करके बताओ कितना आ रहा है, 14 4 को जोड़ने पर कितना मिलेगा, बोलो
14 और 4 को जोड़ो 18, तो 18 लिख करके उसको 2 से भाग लगा दिए, 14 4 को जोड़िए और 2 से भाग लगाओ, तो कितना आ जाएगा 18/2। यहाँ से आंसर आ गया आपका x का वैल्यू 9। और अगर मैं पूछ रहा हूँ y का वैल्यू बताइए, तो y का वैल्यू बताने के लिए 14 में से 4 घटाइए, ठीक है, बड़ा में से छोटा घटाइए, 14 में से 4 घटाइए, 2 से भाग लगा दीजिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 10/2 और यहाँ पर आ गया 5। देख रहे हो एक बार में आंसर आ गया बहुत जल्दी से, ठीक है। तो ये तब लगाएंगे जब हमारे पास सीधे सीधे x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू दिया रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपसे करवा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैं यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है, और यहाँ लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब मुझे बताओ x का वैल्यू क्या होगा, सीधे बताओ ट्रिक लगाकर, क्योंकि x प्लस वाई x माइनस वाई दे दिया, एक बार x में y जोड़ा 11, तो आप क्या बोलोगे सर 15 और 7 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, तो सीधे सीधे दिख रहा है सर 22/2, और 22 को 2 से भाग लगाएंगे सर 11 आ जाएगा, ठीक है। और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 में 7 घटाइए और 2 से डिवाइड कर दिए, 15 में 7 घटाने पर कितना आता है 8 आएगा, 8/2 यानी 4 आ गया, तो 11 और 4 आंसर आएगा। तो डायरेक्ट कर लोगे ऐसा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये कब करेंगे जब x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू दिया रहे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और लिखा रहेगा तो अपना प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि लगाइएगा, 1 नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, बोला गया है 5x माइनस 2 समीकरण युग्म लिखा गया है, और बोल रहा है कि इसके गुणांकों को तुलना करके आप बताइए कि इसका जो लाइन बनेगा वो समांतर लाइन बनेगा, ये सही है कि गलत है। तो आप चेक करिए कि समांतर लाइन बनेगा या नहीं बनेगा। समांतर के लिए कंडीशन आपको बस पता होना चाहिए। इक्वेशन में लिख देता हूँ, हो सकता है नहीं दिख रहा हो। 5x माइनस 3y बराबर 11 है, तो उसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो माइनस का 11 बराबर 0 है ना, ऐसे लिख दिया। और सेकंड वाला क्या लिख रखा है, माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर का 22 है, 22 को मैं इधर लेकर आ जा रहा हूँ तो बन गया माइनस का 22, ठीक है। तो माइनस का 22 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप a1 b1 c1 का वैल्यू लिखिए, ठीक है। इस वाले समीकरण नंबर 1 से देखोगे तो a1 का वैल्यू कितना है बताइए, x का गुणांक 5, b1 का वैल्यू बताओ जल्दी से, -3, माइनस का 3, y का गुणांक को कहेंगे, और c1 का वैल्यू क्या है आपका -11, -11, ठीक है। तो -11 लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड वाले को देख रहा हूँ, तो यहाँ से आप a2 लिखोगे, a2 का वैल्यू क्या, -10, -10, x का गुणांक, b2 का वैल्यू, y का गुणांक देखिए +6, 6, और c2 का वैल्यू -22, -22, जो कांस्टेंट वाला नंबर है वो माइनस का 22 है। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हमने लिख दिया। अब यहाँ से आप कंपेयर करिए गुणांकों को, मतलब रेशियो निकालिएगा, तो a1/a2 निकाल रहे हैं, तो a1/a2 करने पर क्या आएगा, 5 को -10 से डिवाइड करेंगे, 5 बटा -10, a1 का वैल्यू 5 है और a2 का वैल्यू -10 है, तो ये आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी -1/2। अच्छा, माइनस को मैंने ऊपर कैसे कर दिया, क्योंकि आपको पता है a बटा माइनस भी लिखो आप, चाहे माइनस a बाई भी लिखिए, सेम चीज होता है, ठीक है। तो माइनस का साइन नीचे रहे चाहे ऊपर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। तो -a/b मैंने लिख दिया -1/2। b1/b2 करने पर क्या मिल रहा है बताओ, -3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी आ गया आपका -1/2 ही आ गया, ठीक है। और मैं c1/c2 करके चेक करता हूँ अब, तो c1/c2 करने पर कितना आ रहा है, माइनस का 11 डिवाइड बाई माइनस का 22, तो माइनस से माइनस तो कट गया, और 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो 1/2 आ गया। तो आप यहाँ पर से क्या कह सकते हो, सर a1/a2 जो है वो तो b1/b2 के बराबर आया, ये दोनों देखे सेम आया, दोनों ही -1/2 आया, ठीक है। लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, c1/c2 आपका 1/2 है, पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको दिखेगा सर माइनस का था, यहाँ पर माइनस का था, लेकिन ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर कंडीशन क्या है, a1/a2 तो बराबर है आपका b1/b2 का, और ये c1/c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा लाइन बनेगा, ये किसका कंडीशन था, ऐसे में कोई हल नहीं होता। अगर मान लो आपके हल के बारे में पूछे तो आप सारी चीज याद रख लीजिएगा, कोई हल नहीं होने का मतलब क्या होता है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, कोई पॉइंट कॉमन नहीं आने का मतलब समांतर लाइन बनना, तो ये समांतर लाइन बनेगा। और बोले संगत होगा कि असंगत होगा, तो आप कहेंगे सर हल नहीं है, इसका मतलब असंगत है, ठीक है। तो आपको सर असंगत है या समांतर है, आपसे पूछा गया था कि समांतर है कि नहीं है, बिल्कुल समांतर है, सही बोल रहा था। लिखा गया था कि युग्म समांतर है, तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ट्रू होगा। समझ में आया।
इसका आंसर सही होगा, है ना। तो बस कंडीशन से हमने आंसर कर लिया, ड्रॉ नहीं करना है, ग्राफ नहीं बनाना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है आपका, चलिए एक मिड पॉइंट का क्वेश्चन है, पहले मिड पॉइंट का कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। जब तक आप मिड पॉइंट का कंसेप्ट नहीं जानोगे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देख, ऐसे आपने पढ़ा होगा स्कूल में, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट बनाया ए और यहाँ पर एक पॉइंट बनाया बी, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दिया ए, इस पॉइंट का नाम दिया बी। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा। अब बोल रहा है कि मान लो पॉइंट ए का एक निर्देशांक आपको दे दिया x1 y1, एक पॉइंट आपको दे रखा, पॉइंट बी का निर्देशांक दे दिया x2 y2, ये दो पॉइंट आपको दे रखा रहेगा, निर्देशांक है बेसिकली वो। अब यहाँ पर एक पॉइंट P ऐसा है, लाइन ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड पर एक पॉइंट P ऐसा है जो बिल्कुल बीच में पॉइंट है, मतलब AP और PB की लंबाई बराबर है। AP और PB अगर बराबर है तो इसको कहते हैं मध्य बिंदु, ठीक है। मान लो इसका निर्देशांक अगर XY है, ठीक है, तो x निर्देशांक कैसे निकालते हैं, पॉइंट P का x निर्देशांक जो होता है वो क्या करते हैं, x1 और x2 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल ये ध्यान रखिएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, याद रखना है हमें। फॉर्मूला से बेटर है कि आप सीधे याद रखिएगा कि दोनों के x वाले को जोड़ना है, 2 से भाग लगा देना है। जब आप बिंदु P का y निकाल रहे हो, जब y वाला निकाल रहे हो तो y वाले को जोड़िए, ठीक है, यहाँ से आप y1 लोगे, यहाँ से आप y2 लोगे, दोनों को जोड़िएगा और 2 से भाग लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास x और y निर्देशांक के लिए, जब ये हमारे पास मध्य बिंदु है, ठीक है, ये मध्य बिंदु होना जरूरी है अगर क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो आपसे बोलता है कि मध्य बिंदु का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर क्या बोला गया था, इस क्वेश्चन में बोला गया है दो बिंदु -4 3, ठीक है, -4 3 लिखा गया है और यहाँ पर 8 -5 लिखा गया है, का मध्य बिंदु कह रहा है 2 -1 है। ये सही है कि गलत है, तो इसको रहने दो, ठीक है। आप मिड पॉइंट निकालिए, मध्य बिंदु निकालिए, ठीक है, मध्य बिंदु निकालिए, देखिए क्या आ रहा है। अगर 2 -1 आएगा तो कहेंगे सही है, अगर अलग आएगा तो बोल देना गलत है। 2 पॉइंट क्या आपको दे रखा, फॉर्मूला अब नहीं लिखना है हमें, सिंपली फार्मूला का पैटर्न मुझे याद होना चाहिए। ट्रू है, -4 3 और यहाँ लिख दिया 8 -5। देखो अब फार्मूला मुझे नहीं याद, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मिड पॉइंट P जो है वो मान लो XY है, अगर तो x कैसे निकालेंगे, दोनों के x वाले को जोड़िए, यहाँ पर आपका -4 है, यहाँ पर 8 है, इन दोनों को जोड़िए, -4 प्लस 8 डिवाइड करोगे तो उसे, तो कितना आ जाएगा, -4 प्लस 8। एक नंबर ऋणात्मक, एक नंबर धनात्मक, तो ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, बड़ा वाला का साइन लगाएंगे, 4 बटा 2 यानी 2 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, और y वाले को जोड़ेंगे, 3 और -5 को जोड़ेंगे, तो यहाँ लिख दिया 3 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ आ गया 3 -5 प्लस -5 हो गया डिवाइड बाई 2, -2/2 और -2/2 कहने का मतलब -1, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट आएगा, पॉइंट हमेशा XY के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, XY के फॉर्म में, तो आपको सर x कितना आया था 2, y कितना आया था -1, तो ये हमारा आंसर आएगा, मतलब 2 -1 ये वाला पॉइंट जो है ना वो 2 -1 रहा होगा, ठीक है। तो उसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट 2 -1 होगा। यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है कि उसका निर्देशांक 2 -1 है मिड पॉइंट का, मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर कुछ और पॉइंट लिया रहता या हमारा कुछ और आता तो बोल देते गलत है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल सही दिख रहा है। क्लियर, चलिए इस एपी का मुझे, इस क्वेश्चन का 15वां पद बताइए। लाइन से करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसको ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का 1 4 7 का 15वां पद बताइए, 15th टर्म, सोचिए। इंपॉर्टेंट देखो सारे, चाहे छोटा क्वेश्चन हो, 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है ये क्वेश्चन आपके इस साल 2 नंबर है पूछे, ऐसा नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन 1 ही नंबर में आएगा, ठीक है। तो 1 4 7 15 का 15वां पद बताइए, 15th टर्म कितना होगा बताइए मुझे, वाई मत लिखो, आंसर बताओ। 15th टर्म, ये एपी का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का 43 ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a प्लस14 n-1 डी। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो सर A15 पूछ रहा है, तो A15 कहने का मतलब क्या है, a + 14 डी, ठीक है।
ए का वैल्यू कितना, पहला टर्म, तो पहला टर्म यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक है, प्लस 14 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 4 में से घटाइए, 4 में से घटाओगे तो 3 मिलेगा, तो डी का वैल्यू 3 है, सार 1 तो 3 है, तो यहाँ पर डी के जगह पर 3 लिख दिया। तो आपको सर 1 प्लस 14 3 42, तो 14 1 और 42 को जोड़ेंगे सर 43 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 43, ठीक है, ये आंसर कितना आया 43 आया। क्लियर? चलो अच्छा देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, दो समरूप त्रिभुज का, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार नहीं आना चाहिए, लेकिन पिछले साल भी सिलेबस से हटाया हुआ था, लेकिन फिर भी आ गया था, उसके पहले भी हटाया गया था, फिर भी आ गया था, ठीक है। तो सिलेबस से हटे रहने के बावजूद ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इवन फाइनल एग्जाम में भी रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है कि इस बार भी रिपीट हो जाए, तो बस मैं करवा दे रहा हूँ, समझ लो आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, एक बार सीख लोगे आप आंसर कर दोगे बहुत जल्दी से, ठीक है। एक छोटा सा त्रिभुज है हमारे पास और एक बड़ा सा त्रिभुज है, ठीक है। तो आपको पता है जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कम रहेगा। अगर मैं कह रहा हूँ दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज कैसे है, समरूप है, इनकी भुजा का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन भुजा का अनुपात मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अनुपात दे रहा हूँ, वैल्यू मत समझना, ठीक है। अनुपात जो है भुजा का वो कितना दे रखा है, 3:5, ठीक है। तो आपसे अगर बोलता है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना, आप जब क्षेत्रफल लिखते हो, किसी भी चीज का एरिया लिखते हो, क्षेत्रफल लिखते हो, तो उसका जो इकाई डालते हो वर्ग इकाई में डालते हो। जैसे मुझे पता है सर 20 लिखने के बाद हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, या 20 लिखने के बाद मीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करते हैं, भुजा का वर्ग कर देते हैं। सिंपली आपको ये देखना है कि अगर भुजा हमारा a/b में है, तो क्षेत्रफल होगा a²/b², ठीक है, वर्ग कर देंगे। तो 3 का वर्ग करोगे, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का वर्ग कर दीजिए, तो 3 का वर्ग आ जाएगा आपका 9, 5 का वर्ग कर दोगे 25, ठीक है, समझ में आया, आसान है। तो अगर मैं कभी कहता हूं कि एक क्वेश्चन और कर लो, अगर मैं कह रहा हूं भुजा का अनुपात आपको दे दिया गया, भुजा का अनुपात दे दिया 5:7, तो मुझे बताइए क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, 25:49। 25:49। तो ये बस इसलिए आपको बता दिया, देखो फिर भी मैं बोल रहा हूँ सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं आना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन आ गया तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है, आप इसको कर दीजिएगा, ठीक है, 5 का वर्ग कर दीजिएगा, 7 का वर्ग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन सिलेबस से हटाए जाने के बावजूद ये हर साल रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 4:9 देखा, बोला गया है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताइए। भुजा का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल का क्या होगा बोलो, 4 का सर वर्ग जी करिए 1681। 16 आ जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे सर 81 आ जाएगा, तो 1681 आ गया, ठीक है, 1681 आ गया, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है क्वेश्चन 15 है, मूल बिंदु से 5-7 की दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से दूरी का एक क्वेश्चन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या था आपका, क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था थोड़ा इसमें। अगर हमारे पास कोई पॉइंट पी है XY, ठीक है, अगर बोलता है इसका मूल बिंदु से दूरी बताइए, मूल बिंदु कहने का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन 0, तो आपको अगर मैं कोई पॉइंट है PXY जिसकी दूरी मुझसे पूछी जा रही है मूल बिंदु से, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप OP कितना लिखते हो, आप OP बोलते हो सर वर्गमूल x का वर्ग प्लस y का वर्ग, ये सीधे सीधे फॉर्मूला है, इतना इकाई, इतना यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है 5, -7, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5, y का वैल्यू कितना हो गया -7, तो आप डिस्टेंस कितना बोलोगे, डिस्टेंस जो दूरी होगा वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस -7 का वर्ग, तो 5 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 25, -7 का वर्ग कितना मिलेगा आप लोग बताओ। सर जी 49। माइनस का 49 नहीं होगा क्या, यस सर। माइनस का या प्लस का, सर जी प्लस का सर। प्लस का, देखो -7 इंटू -7 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 49 आएगा, ठीक है। तो आपको पता है मैंने क्लास में बताया कि सर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पर आपका 49 ही आएगा, ठीक है। 49 और 25 को जोड़ोगे 74 आ जाएगा वर्गमूल के साथ, तो इतना इकाई लिख दीजिएगा, क्योंकि वो कोई भी सिंप्लीफाई होगा नहीं आपका, वो फैक्टराइज भी करोगे कुछ बाहर आएगा नहीं आपका, तो आपको सर √74 हमारा इतना आंसर आ जाएगा। इकाई जरूर लिखना, ठीक है, यूनिट जरूर लिखना, ठीक है, इकाई या फिर यूनिट्स, ठीक है, या तो आप इंग्लिश में हो तो यूनिट लिख दीजिएगा और हिंदी में हो तो इकाई लिखिएगा। हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लेते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 3x² + kx + t के दो बराबर मूल है। दो बराबर मूल के लिए कंडीशन आपको पता होना चाहिए। देखो, जब भी आप किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल का प्रकृति होता है ना, ये फॉर्मूला देखिए, आपके ग्रुप में सेंड किया है मैंने, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, समझिए। तो द्विघात समीकरण का जो डिस्क्रिमिनांट यानी विकर्ण जो होता है वो होता है d = b² - 4ac, ठीक है। यहाँ से रूट्स निकालते हैं फॉर्मूला के थ्रू। हमें इस पे क्वेश्चन पूछा गया है विकर्ण पर, तो मूल कैसे होंगे? अगर d का वैल्यू मतलब b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। भिन्न मतलब अलग अलग मूल होंगे। अगर b² - 4ac 0 के बराबर होगा, ठीक है, तो वास्तविक और बराबर मूल होगा, ठीक है, दोनों मूल बराबर होंगे। और अगर b² - 4ac लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो जनरली क्वेश्चन जो ज्यादातर आता है वो यहाँ से आता है, वास्तविक मूल के लिए, वास्तविक और बराबर मूल के लिए। तो अगर बराबर मूल है तो d का वैल्यू b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। d का वैल्यू कितना होना चाहिए? d = 0, ये कंडीशन लिख देते हो, ठीक है। तो सिंपली आप क्या बोलिएगा, यहाँ पर समझो, यहाँ पर आपका क्वेश्चन था, कौन से पेज पर गया क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर है। देखो, बोल रहा है के का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल है। तो समीकरण क्या लिख रखा है? 3x² + kx + 3 = 0, ठीक। अब यहाँ से आप इसका डिस्क्रिमिनांट निकालिए। तो डिस्क्रिमिनांट यानी विकर्ण डी का वैल्यू निकालिए। तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी बराबर b² - 4ac, b² - 4ac। अब b² - 4ac का वैल्यू निकालो। तो ए बी सी पे चाहिए आपको। ए का वैल्यू क्या है? x² का गुणांक। आप इसको कंपेयर करोगे ax² + bx + c = 0 से। तो x² का गुणांक a कहलाता है, जो कि मुझे यहाँ पर 3 दिख रहा है। तो x² का गुणांक a जो कि 3 दिख रहा है। b का वैल्यू क्या है? x का गुणांक जो कि मुझे k दिख रहा है, k लिख दिया। और c का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वाला नंबर यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो a b c लिख दिया। अब इसको निकालिए d का वैल्यू। d पर कितना हो जाएगा? b² कहने का मतलब k² -4 इंटू a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा k² - 36, ठीक है। अब बराबर मूल के लिए क्या बोलोगे? क्योंकि मूल कैसे हैं? मूल बराबर है, ठीक है। मूल बराबर है तो डी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बोलोगे सर? k² - 36 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब k² का वैल्यू कितना होना चाहिए? 36 के बराबर होना चाहिए। k² अगर 36 है तो k का वैल्यू कितना होना चाहिए बताओ? 6। 6 ही, और कुछ और भी हो सकता है, माइनस का 6 भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लास में कहीं तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप वर्ग हटाते हो तो दूसरी तरफ प्लस माइनस दोनों लेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस वर्गमूल 36 और यहाँ से आपका आंसर आएगा +-6, क्योंकि 6 का स्क्वायर करने पर भी 36 आएगा और -6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, +-6 दोनों ही आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपके सही बन जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक आंसर नहीं होगा, ठीक है। k² अगर 36 के बराबर तो k का वैल्यू +-6। अगर मैं कभी कहता हूँ कि x² = 25 तो x का वैल्यू क्या आएगा? +-√25, यानी x का वैल्यू +-5 दोनों ही आएगा, ठीक है। +5 भी -5 भी। अभी के लिए इसको हटा दीजिए। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। अगले क्लास तो आपका एग्जाम है, ठीक है। जितने क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, जितना क्वेश्चन रह गए तो उसको आप खुद से करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप उसकी फोटो सेंड कर सकते हो, बिल्कुल आपका डाउट डिस्कस किया जाए।